नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। जैसे जैसे कि राजस्थान में 2023 में चुनाव है और सभी पार्टी अपने अपने दावे आप शुरू हो गए आने, बयानबाजी भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जाएगी। इसमें अलवर ज़िला भी हमारा शामिल है और जो मालखेड़ा में बहुत बड़ी सभा भी होने वाली है 19 तारीख को। और हमारे साथ जो बीजेपी के नेता हैं चंद्रशेखर जी यादव, उनसे हम बात करेंगे कि जो आने वाले 2023 में जो चुनाव है वो किस तरह से रहेंगे। और ये बीजेपी ने भी जन आक्रोश यात्रा भी निकाली है राजस्थान में, उस पर भी हम बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क में। धन्यवाद। शेखर जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर और राजस्थान तक पहुंच चुकी है, मालखेड़ा में भी 19 और 20 तारीख को बहुत बड़ी सभा होने वाली है, क्या लगता है कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रही है, जो उनकी ज़मीन जो खिसक चुकी है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो नाम इस यात्रा का दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, मैं इससे ही अपनी असहमति रखता हूं। लेकिन क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को मोदी जी के राज में अपनी बात कहने का हक और अधिकार है, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। इसको भारत जोड़ो भी कह सकते हैं, भारत बढ़ाओ भी। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि जोड़ने की कहाँ वो ज़रूरत है। भारत टूटा कब था? आज भी भारत सभी स्टेटों का एक समूह मिलकर भारत देश बनता है। कौन सा स्टेट है जो कहता है कि हम भारत के साथ नहीं हैं? मुझे बताएं, कौन सा स्टेट कहता है कि हम भारत के साथ नहीं हैं? मुझे नहीं बताएं, इस देश की जनता को बताएं कि कौन सा स्टेट भारत के साथ नहीं है, कौन व्यक्ति भारत के साथ नहीं है। उसका नाम आए, वो सामने आके कहे कि मैं भारत के साथ नहीं हूँ, तब तो हम माने कि यार उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत टूटा ही नहीं। आप एक स्वांग नाटक रच के वोट की राजनीति कर सकते हो, लोगों को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता भ्रमित नहीं होगी। आप भारत जोड़ो की जगह आप विश्व जोड़ो यात्रा निकालो, कुछ ही निकालो, लेकिन जनता अपना फैसला लगभग कर चुकी है। वो आपकी बातों में नहीं आने वाली, आपसे आपके बहकावे में नहीं आने वाली। अगर भारत जोड़ो यात्रा सही नाम है तो मुझे बताएं कि टूटा कौन है, उसके बाद ही जोड़ने की बात आएगी। क्योंकि पहले टूटेगा कोई चीज़ फिर जुड़ेगी। जो चीज़ कभी टूटी ही नहीं उसको जोड़ने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो देश में और लोगों को भ्रमित करने की बात है कुल मिला के। इसलिए भारत जोड़ो के बारे में हाँ अच्छी बात है, एक चीज़ अच्छी बात है इसमें कि राहुल गांधी जब पैदल चल रहे हैं इतना लंबा, तो एक हिम्मत की बात है। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी इस देश को, देश के कम से कम 20-30% हिस्से को समझने की अब क्षमता रखेंगे। जिस जिस इलाके से निकले हैं वहाँ की संस्कृति, वो अभी तक राहुल गांधी जी भारत के बारे में शून्य जानते थे, सिवाय इस बात के कि मैं गांधी परिवार का बेटा हूँ और मुझे ये राजनीति विरासत में मिली है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते थे। लिखित में उनको सब मिल जाता था, उसको पढ़ देते थे, पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो जाती थी, वो सारी चीज़ें उनके जोक बन जाते थे। तो अब मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ हिंदुस्तान को वो समझने लगेंगे कुछ प्रतिशत इस यात्रा से। और मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को कश्मीर में इसको ख़त्म करके और फिर ये यूँ भी निकालें उत्तर से दक्षिण, और फिर ये भी इसके बीच में से भी निकालें। मतलब इस यात्रा को जब तक ये पूरे देश के एक एक ज़िले में नहीं घूम आवे, राहुल गांधी को इस यात्रा को रोकना नहीं चाहिए। पूरे देश को पहले समझें, फिर अपने आप को उस काबिल बनाएं कि इस देश में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं। उन चुनौती और समस्याओं का हल अपने दिमाग में खोजें। उसके बाद जनता के बीच में आके कहें कि अब मैं गांधी परिवार के अलावा अपनी एक पहचान लेके आया हूँ, अपने एक प्लान लेके आया हूँ कि कैसे मैं कांग्रेस पार्टी को चलाऊँगा, कैसे देश को चलाऊँगा, कैसे जो देश की चुनौतियाँ हैं उनसे मैं पार पाऊँगा। तब जाके ये कोई यात्रा सफल होगी। सिर्फ नाम रख देने से भारत जोड़ो कोई यात्रा सफल नहीं होती, कोई जनता बेवकूफ़ नहीं बनती। तो आपको कहने का ये है कि कांग्रेस को इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी को जरूर मिलेगा इंडिविजुअली। मैंने बताया भारत के बारे में उनकी जो जनरल नॉलेज है, जो बीजेपी ने जो उसको पप्पू घोषित किया था, लेकिन अब वो एक परफेक्ट होगा, यानी कि जब वो जो हो चुका है। देखिए पप्पू किसने घोषित किया ये तो मैं नहीं जानता। आप कह रहे हो बीजेपी ने, तो आपको पता होगा। लेकिन बीजेपी के लोग कभी भी ऐसी मेरे ख्याल से नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं से कोई जोक बना था, मेम बना था। किसने बनाया? कोई इससे पार्टी का कोई नहीं। पार्टी वाले एक दूसरे की सब कदर करते हैं। हमारे कोई जो कांग्रेस बीजेपी के बीच में कोई जंग थोड़ी है, राजनीतिक मतभेद हैं।
तो वो ऐसी बात नहीं कर सकते। वो ठीक है, उसको किसी ने फॉरवर्ड कर दिया होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कांग्रेस को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी को इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि वो देश को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आने वाले जो 2023 में जो राजस्थान में चुनाव है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस यात्रा से, आपको क्या लगता है? और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने भी एक जन आक्रोश यात्रा शुरू की है राजस्थान में, उसको कहाँ ज़रूरत पड़ी? क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने जो भारत जोड़ो यात्रा को देखकर उसके डर के मारे या इतना जन सैलाब जो उबड़ रहा है इसमें भारत जोड़ो यात्रा में, उसको देखते हुए आपने ये जो चालू की है जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में? देखिए, पहली सवाल तो ये आपने 2 सवाल एक साथ पूछ लिए। मैं पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं कि कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा। देखिए, जो थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सोच रखता है व्यक्ति, उसको ये लग रहा है आज, आप फ़ायदे की बात छोड़िए, उसके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि इस राजस्थान में कहीं 5-7 महीने पहले विधानसभा के चुनाव ना हो जाए। क्योंकि फ़ायदा तो जब मिलेगा जब आपका घर सही होगा। आपका तो घर ही सही नहीं है अभी। इस यात्रा के लिए केवल समझौता किया, जैसा अखबार लिखते हैं, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन जैसा अखबार लिखते हैं और जैसा राजनीतिक समझ कहती है, इस यात्रा के लिए केवल गहलोत साहब को और पायलट साहब को चुप कराया गया है कि इस यात्रा को सफल बनाओ वरना राहुल गांधी की हवा उड़ जाएगी। तो इस यात्रा के बाद जैसी राजस्थान से ये यात्रा निकलेगी, क्या तो गहलोत साहब का स्टेप होगा, क्या पायलट साहब का स्टेप होगा, उससे ये पहले तो ये डिसाइड होगा कि सरकार कितनी स्थिर रहेगी और आला कमान का पायलट साहब को सीएम बनाने के बारे में क्या विचार रहेगा, क्या मत रहेगा। ये सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य इस राजस्थान में कैसा रहेगा। अगर ये सब चीज़ें भी ठीक रहती है तो भी मेरा मानना है, क्योंकि सरकार के खुद के मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक इतने ही आएंगे जो एक फॉर्च्यूनर में बैठ के चले जाएं। तो जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, देखो, सेल्फ एडमिटेंस इज़ द बेस्ट एविडेंस इन द वर्ल्ड। मैं वकील हूँ, इसलिए मुझे एक लाइन ये याद आती है हमेशा कि जब खुद स्वीकार है तो उसमें उससे बेस्ट कोई एविडेंस नहीं हो सकता। जब सरकार के मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी बुरी तरह हार रही है, तो इसमें मेरे कहने से कोई 4 चांद नहीं लग जाएंगे कि वो कांग्रेस पार्टी हार रही है। ये चाहे किसी को सीएम बना लें चाहे किसी को ना बनाएं, इनके आंतरिक इतने मतभेद हो चुके हैं कि जनता अब समझ गई कि ये तो सरकार ये 5 साल आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ एक बुद्धिजीवी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, 5 साल कहीं सरकार दिखी आपको? सिर्फ होटलों में सरकार बचाने की कवायद चलती रही। कहीं सरकार का कहीं आज स्थिति ये है कि इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार इसलिए पनप गया क्योंकि हर विधायक मंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया और उन्होंने जो अपने मनपसंद अधिकारी लगाए उनसे एक लूट तंत्र चालू कर दिया, चांदी की टकसाल बना दिया हर विधानसभा को कि जितना लूट सकते हो लूटो, लेकिन मेरी सरकार के साथ रहो, मेरी सरकार नहीं गिरनी चाहिए। तो गहलोत साहब किसी टाइम में अपने आप को गांधी कहते थे, अब तो कहीं मुझे लगता नहीं कि गांधी के परिवार के आसपास भी कहीं कोई परिभाषा उनके लिए बची हो। तो दूसरा सवाल पे आ जाता हूँ, आपने पहले ही कह दिया था कि जो आप कह रहे जन आक्रोश यात्रा, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार ये जो आम जनता के कामकाज को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, क्राइम को लेके क्या विफल रही है कि जो आपको इस जन आक्रोश यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, जन आक्रोश यात्रा से पहले मैं आपसे 1 मिनट 15 साल पीछे के इतिहास की बात करूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही है और भाजपा विपक्ष में रही है, तो चुनाव से पहले कांग्रेस के सरकार का जो पूरा कार्यकाल का चिट्ठा है, अच्छा है, बुरा है, गलत, सही, जो से भी उसको लेके यात्रा निकालती रही है। परिवर्तन यात्रा इससे पहले वसुंधरा जी ने निकाली, उससे पहले जय जय राजस्थान यात्रा निकली, कितनी यात्राएं भाजपा ने निकाली हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, कांग्रेस पार्टी का राज चलता दिखा नहीं कहीं, सिर्फ कागज़ों में सरकार थी, बाकी सरकार का कामकाज नहीं था कहीं भी, क्योंकि हर विधायक को एक विधायक को बचाने में और सरकार बचाने में समय चला गया। तो ये खामियां एक जागरूक विपक्ष होने के नाते भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि भाई 5 साल में 4 साल में सरकार ने किया क्या तुम्हारे लिए? कुछ नहीं किया। होटलों में बंद रहे, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में अपनी सरकार बचाने की कवायद करते रहे। अगर आप जननेता थे तो सरकार गिरने देते, फिर से चुनाव में आ जाते और फिर अगर आप दोबारा से लौट के आते तो आपकी सरकार स्थिर भी रहती और आपका ये ठप्पा लग जाता आप पे कि आप जननेता हैं।
तो कोई बात ही नहीं थी। आपने तो बिना चुनाव में गए जनता का फिर से मैंडेट लेने की बजाय अल्पमत की सरकार होते हुए भी सिर्फ विधायकों को खरीद के उनको असीमित पावर दे के जिनका दुरुपयोग हुआ उनके ऊपर कोई चेक नहीं रहा और मतलब जनता बिल्कुल त्रस्त रही है। देखिए टोल टैक्स ख़त्म कर दिया था हमारी सरकार ने, ये वापस टोल ले आए। बिजली हमारी सरकार ने किसानों के लिए फ्री कर दी थी, ये वापस से बिल ले आए। और इतनी कितनी ही योजनाएं हैं जो हमारी सरकार लेके आई थी, जो भाजपा की सरकार थी, और जो इन्होंने आके ख़त्म कर दी। सबसे पहली बात तो इनका वादा था थानागाजी में, जब राहुल गांधी जी आए थे बलात्कार कांड के ऊपर, तब ये कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 गिनने तक किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, तिजारा में कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ? आप तिजारा से शुरुआत कर लो, यहीं से फिर चलेंगे अपन आगे। किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे तो सब लोगों को किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो बैंक आती हैं जिनका कर्जा है, तो वो सेंटर ने किया नहीं अभी तक। उसके ऊपर अभी सेंटर में स्टेट में जो अंडर आ रही है जो बैंक है, उन्हें तो सबने माफ़ किया है कांग्रेस ने सरकार ने। देखिए अशोक गहलोत जी जादूगर हैं, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अशोक गहलोत ने ये कहा था कि किसानों का सभी तरह का कर्जा माफ़ करेंगे। अब सभी तरह में केंद्रीय का भी वो बैंक की तो पैसा मांग रहा है, उस बैंक में राज्य सरकार जमा कर दे। केंद्र ने तो वादा किया ही नहीं था कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे। अगर केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे, तो वो रिकॉर्ड और वो ला दो, हम पार्टी स्तर पे इसका मांग करेंगे और इस बात को उठाएंगे। केंद्र सरकार के तो किसी भी व्यक्ति ने, भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने ये कहा ही नहीं कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे। ये तो अशोक गहलोत ने जादूगरी से शब्दों का हेरफेर कर दिया। जादूगर तो है ही कि जनता को कैसे जादूगरी दिखानी है। उन्होंने कहा हम आपका सभी तरह का कर्जा माफ़ करेंगे, और चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हम तो अपने राज्य सरकार के जो बैंक, उन बैंकों में 10% भी कर्जा नहीं है। जितने KCC कार्ड बने हुए हैं सब नेशनलाइज्ड बैंकों के हैं। तो आपने सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, चुनाव में भी और चुनाव के बाद इन 4 सालों में भी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, PNB बैंक में मेरा KCC है और मैंने उसमें 10 लाख रुपए ले रखे हैं, तो राज्य सरकार मेरे खाते में 10 लाख रुपए जमा करा दे, मेरे को मत दो, तो मेरा कर्जा माफ़ हो गया। तो भाई आप ये नेशनलाइज्ड और स्टेट की तो बात आपने जब तो कही नहीं, जब चुनाव में थे, ना राहुल गांधी ने कही, ना अशोक गहलोत जी ने। आप चुनाव के बाद आप इसको बाइफरकेट करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम आज हमारे साथ चंद्रशेखर यादव जी हैं, जो अभी बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है और काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील रह चुके हैं। हम कि 2023 में चुनाव होंगे और क्या रहेगा भिवाड़ी से लेके और तिजारा विधानसभा का जो भविष्य है किस तरह से रहेगा, क्या लगता है कि इन जो 5 सालों में तिजारा में विधानसभा में जो काम हुए हैं, क्या लगता है? कामों की घोषणाएं खूब हुई, लेकिन धरातल पे कुछ ही काम उतर पाए, बहुत कम। फिर इसमें मैं इसको समेकित विकास भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि आप एक इलाके को तो, एक आदमी को तो इतना अमीर बना दो कि उसके सब कुछ सड़ता रहे, पैसा भी पड़ा रहे, काम नहीं। और एक आदमी ऐसा रहे जिसको 2 जून की रोटी भी हासिल ना हो। तो इस इलाके को बांट दिया गया कि टपुकड़ा से आगे का एक इलाका बन गया तिजारा और टपुकड़ा से इधर का एक इलाका बन गया तिजारा। तो यहाँ तो हमारे एक नर्सिंग कॉलेज था, वो भी अलवर शिफ्ट हो गया। बोले यहाँ स्टाफ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी अलवर क्लासेस लग रही हैं। और भी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, एक एक मुद्दे पे जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इस कार्यकाल में तिजारा विधानसभा में चाहे कोई SDO आया हो, कोई SHO आया हो, कोई SP आया हो, कोई DSP आया हो, प्रशासन का चाहे कोई BDO रहा हो, आजकल तो एक इंद्राज लगा हुआ है जो एक बाबू है शायद, उसके पास चार्ज है, सिवा लूट खसोट के कुछ नहीं हुआ। आप थाने में जाओगे तो पहले पैसा दो, तहसील में जाओगे तो पहले पैसा दो। जितने फैसले हुए हैं जिनमें पैसा मिल गया वो फैसले हुए, वरना तारीखें लगती रही। आपको सारा पता है। सबसे ज़्यादा इस राज्य सरकार में, कांग्रेस सरकार के इस टेन्योर में 5 साल में 4 साल, सबसे ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी ACB ने ट्रैप किए। ये ACB भी इसी कांग्रेस सरकार के बीच में अधीन काम कर रही है, वो कोई BJP के अधीन नहीं कर रही है कि भाई कांग्रेस का राज है तो ज़्यादा ट्रैप करें और BJP का राज है तो कम ट्रैप करें। NCRB के आंकड़े बता रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कि राजस्थान इस वक्त देश में नंबर 1 पे है क्राइम में, और खासकर महिलाओं के प्रति क्राइम में। दूसरा पहलू ये है कि कितने मामलों में राज्य सरकार ने ACB को स्वीकृति दी अनुसंधान के बाद चालान पेश करने की, क्योंकि ACB जब अनुसंधान करके चालान तैयार करती है उसको अदालत में पेश करने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो जितने भी बड़े अधिकारी ट्रैप हुए, आपके नन्नूमल पाड़िया जी कोई ले लो, क्या उनके मामले में मिल गई स्वीकृति?
आज भी वो पुलिस एसीबी के दफ्तर में बैठी धूल फांक रही है फाइल। तो ये एक पहलू आपने बताया जनता को कि एसीबी को ये दिखा के, और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो एसीबी पकड़ किसको रही है? भ्रष्टाचार मुक्त की बात और भी एक दो मुद्दे हैं, मैं इंडिविजुअल हो जाएगा, लेकिन मैं तिजारा विधानसभा की बात चल रही है तो बता दूं आपको कि आपकी एसीबी ने इनको पकड़ा था यहाँ पे डिपो सर्किल पे, अपने अहिंसा सर्किल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे गाड़ी में 7.5 लाख रुपए और 3 आदमियों को पकड़ा था। उस केस का क्या हुआ? कहाँ पहुँचा वो केस? ये साबित हो गया था कि ये पैसा रिश्वत का है, क्योंकि जो उन्होंने बताया था कि भारती जी जो आपके पत्रकार ही हैं किशनगढ़ में, कि उनके यहाँ से आया है प्लॉट खरीदने के लिए, वो साफ मुकर गए, मैं तो जानता ही नहीं इस आदमी को कौन है। तो पैसे का जब क्लियर हो गया, अखबार में भी आया था कि वो पैसा रिश्वत का माना गया है, तो उसके बाद उसमें 2 आदमी और थे, वो तो बिल्कुल ही बाइस निकाल दिए गए, जिनका थाने में फ़ोटो भी खींचा गया था। और वो दोनों आदमी क्योंकि विधायक के दाएं बाएं थे, तो उन दोनों को सीएम हाउस से क्या निकलवा दिया होगा। मैं तो नहीं जानता सीएम हाउस से कहलवाया कि होम मिनिस्ट्री से कहलवाया कि यूडीएच मिनिस्ट्री से कहलवाया, लेकिन वो दोनों एसीबी की जांच, और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो बहुत कड़क है इस वक्त, दिनेश हेमन जी, तो वो छोटे मोटे फ़ोन से तो उन्होंने उनको छोड़ा नहीं होगा। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हो, हैं, और एक तरफ आपके सामने जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए, जिनकी गाड़ी में पैसा पकड़ा गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आज तक? एक बार आप एसीबी से बात करके मुझे ज़रूर बताना कि उस केस में क्या चल रहा है। आपके सामने थाने में 3 लोगों के फ़ोटो आए थे रात को, सुबह जब अखबार में छपा तो एक ही आदमी का नाम रह गया, और जब चालान पेश करने की बात आई तो आज तक इजाज़त नहीं मिली, और ये नहीं पता पड़ा कि उस पैसे की क्या कार्रवाई करी। उस जो कर्मचारी था सरकारी, वो 2 जगह देख रहा था, बाबू, तिजारा भी देख रहा था, राजगढ़ भी देख रहा था। उसकी कितनी फाइलों की जांच हुई तिजारा और राजगढ़ में जो उसने क्लियर करी? भाई, जब एक आदमी शंकित हो गया, जिस पे शंका आ गई, तो उसके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए ना। तो कितनी फाइलें उसकी जांच हुई राजगढ़ में, कितनी फाइलें उसके पास की जांच? चलो, ये तो चलता रहेगा, इससे आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। आपको क्या लगता है कि तिजारा विधानसभा में अगले 2023 में जो चुनाव है, तो क्या रहेगा? आपकी पार्टी की तरफ से जन आक्रोश रैली भी निकाली जा रही है, लोगों को गिनाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है तिजारा विधानसभा में, कांग्रेस सरकार के विधायक कोई काम नहीं करे, तो आपको क्या लगता है जो किस तरह से रहेगा इस बार? ये सिर्फ तिजारा की बात नहीं है, तो सभी जगह पूरे राजस्थान में निकल रही है जन आक्रोश यात्रा, 200 के 200 विधानसभा में निकल रही है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी निकल रही है, और वहाँ उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, खुद अशोक गहलोत के पास जवाब नहीं है देने के लिए। तो ये तो पूरे राजस्थान में निकल रही है, और ये अन्याय, भ्रष्टाचार और ये चीज़ें तो बताई जाएंगी लोगों को, तभी तो जाके जनता को पता पड़ेगा क्या हो रहा है, क्योंकि हर आदमी इतना जागरूक नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को कर सके। इसलिए मैं आपसे, मेरा ये निवेदन है कि जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जितना भी भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी हुई है, असंवेदनशीलता बरती गई है, यहाँ तक कि कर्मचारियों के द्वारा भी, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो पूरा परिवर्तन होना है, बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। जैसा कि गुड़ा जी ने कहा कि फॉर्च्यूनर में आ सकते हैं विधायक, ऐसी परिस्थिति होती दिख रही है मुझे। और तीसरी बात ये कि तिजारा में जैसे कह रहे हैं कि इतना विकास कराया, उतना विकास कराया, तिजारा में 108 एम्बुलेंस नहीं है आज, जो बहुत पहले से चली आ रही, संचालित हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले हमारे तिजारा में एक शाम जागरण था, उसका मंच टूट गया था, उसमें बहुत लोग घायल हो गए थे। उन घायलों को ले जाने के लिए तिजारा में एम्बुलेंस नहीं थी जो अलवर तक ले जा सके सीरियस घायलों को। तो आप देखिए तिजारा में विकास किस स्तर पे आके रुक गया है, किस स्तर पे आके रुक गया है कि तो विधायक जी, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की सुविधाएं जो 15-20 साल से चली आ रही थी, वो सुविधाएं भी खत्म हो गई, और आप कह रहे हो कि विकास हुआ है। तो ये कैसा विकास है मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो उल्टा चल रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरत है, उन मूलभूत ज़रूरतों को छोड़ के, रोटी पानी को छोड़ के आप उसको कह रहे हो कि ले सोने का हार पहन ले, ले हीरे का हार पहन ले, लेकिन कब तन पे कपड़ा नहीं है। तो आप ऐसा विकास किस काम का है जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है? तो मेरा मानना है कि कोई विकास नहीं हुआ, विकास का बैंड बाजा बजाया जा रहा है। और इस बैंड बाजे की पोल, ढोल की पोल इस बार जब वोट पड़ेगा
तो उस ढोल की पोल निकल जाएगी, खुल जाएगी। तो विधायक जो काफ़ी लंबे चौड़े काम गिनाता है, तिजारा विधानसभा में कॉलेज की बात करें, हॉस्पिटल की तिजारा से उसकी बात करें, काफ़ी अपग्रेड हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टपुगड़ा नगर पालिका बनाया, तहसील बनाया, अलवर जो NHR से कनेक्टिविटी वो बनी है, और बाबा मोहराम कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज बनाया। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, लंबी फेहरिस्त है विकास की, और आप कह रहे हैं कि विकास यानी काम ही नहीं हुए। देखिए, बाबा मोहनराम कॉलेज की बात आप करते हैं तो ये प्रस्ताव तो बहुत पहले स्वीकृत हो चुका था। ये फिर कोरोना के उसमें ये कार्यकाल में ये मतलब कि सरकार की एक प्रक्रिया है, साल 6 महीने 2 साल लग जाते हैं किसी फाइल में। ये तो कोई काम नहीं है कि इनके कार्यकाल में स्वीकृति आ गई। इनके कार्यकाल में अगर फाइल लगी हो और उस पर स्वीकृति इनके कार्यकाल में आई हो तो मैं मान लूंगा। वो स्वीकृत होकर पहले ही रखी हुई थी, उसको बस अमल में अभी आना था। इनके कार्यकाल में उन्होंने इसका माड़ा अपने गले पहन ली। अब रही टपुगड़ा नगर पालिका बनाने की, आपने टपुगड़ा नगर पालिका तो बना दी, लेकिन आपने कितनी पंचायतें ख़त्म करी। जो गांव टपुगड़ा नगर पालिका में आके खुश नहीं है, उनको देखा आपने सिर्फ चंद लोगों को राजी करने के लिए ज़्यादा लोगों को नाराज़ कर दिया। राजी नाराज़गी की भी बात नहीं है, क्योंकि पंचायत एक ऐसी यूनिट है जहाँ सहूलियत से काम होता है। नगर पालिका थोड़ा टफ हो जाता है, और मैं तो नहीं मानता कि ये कोई बड़ा वो है, इसमें नुकसान ज़्यादा हुआ है समाज का। और तीसरी बात आपने कही कि तिजारा में गवर्नमेंट कॉलेज, तिजारा में गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे नहीं खुला है कि गवर्नमेंट कॉलेज खोल दिया उन्होंने। आप देखिए 5 साल में हर ब्लॉक स्तर पे कॉलेज खोलने की सरकार की पहले से मंशा थी। बीजेपी सरकार में प्रस्ताव पास हो गया था। कुछ कॉलेज उनके टाइम में खुले, कुछ कांग्रेस के टाइम में खुले, कुछ अभी भी रह गए, वो अगली सरकार कांग्रेस के बाद आएगी, भाजपा की सरकार वो खोलेगी। लेकिन ये एक मोटा मोटी तौर पे पक्ष विपक्ष में सहमति हो गई थी आज से भाजपा की सरकार जब थी, वसुंधरा जी की सरकार थी जब, कि हर ब्लॉक स्तर पे एक गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। तो ये तो उसी की चेन चली आ रही है। इसमें कोई स्पेशल एक गवर्नमेंट कॉलेज तिजारा में खुला हो, बाकी कहीं नहीं खुला हो, तब तो मैं आपकी बात मान लेता। किशनगढ़ में कॉलेज नहीं खुला, आप बताओ कौन से ब्लॉक स्तर पे कॉलेज नहीं खुला अलवर में? कोई एक आध रह रहा है तो आने वाली सरकार में, आने वाले समय में हो सकता है इस बजट में पास हो जाए। हर ब्लॉक स्तर पे सरकारी कॉलेज होगा, ये नीति बन चुकी है। इस नीति को अमल में लाना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल में सरकार, 5 साल के कार्यकाल में सारे जगह इतना नहीं हो सकता, पैसे की भी, बजट की भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन ये समय के साथ पूरा होगा। कोई सरकार इसके खिलाफ हो तो उसको डिले कर सकती है 1-2 साल, लेकिन क्योंकि ये प्रस्ताव पास हो चुका है, एक सहमति बन चुकी है, तो इसके अंदर ये हर ब्लॉक स्तर पर कॉलेज खुलेगा, कोई नई उपलब्धि नहीं है। और रही बात इस बात की कि कॉलेज खुल गया, देखो बिल्डिंग खड़ी कर देने से कॉलेज नहीं खुलते हैं। कॉलेज में प्रॉपर स्टाफ है क्या? कितने लोगों का स्टाफ की ज़रूरत है? मैं पियोन और उसकी बात नहीं कर रहा, क्लरिकल स्टाफ की। पढ़ाने के लिए कितने प्रोफेसरों की ज़रूरत है? एक समय तो ऐसा था कि प्रिंसिपल भी नहीं था, कॉलेज पे ताला था, कोई पियोन नहीं था जो गेट के ताला लगा दे खोल दे। आपके सामने, आपके अखबारों में छपी खबरें बता रहा हूँ। अब कोई 1-2 प्रोफेसर आए हैं क्या? पूरे 3 साल के 6 बैच हैं, क्या 3 प्रोफेसर 2-2 जगह क्लास ले सकते हैं? आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी सरकार के पैसों से, जनित के पैसों से, उससे कॉलेज चल गया, ये नहीं है। देखिए, वाई लूटने के लिए, माड़ा डालने के लिए आप गिनवा सकते हो, लेकिन धरातल पे बच्चों का भविष्य अंधकार में ही जा रहा है। जब प्रोफेसर नहीं है, उनकी क्वेरीज बताने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये गलत है। इससे तो अच्छा है कि हम अलवर ही पढ़ा देते, बच्चों को क्लास तो लगती, स्टाफ तो पूरा रहता है। तो कॉलेज खोलने का मतलब है कि कॉलेज प्रॉपर तरीके से चले भी, और ये जिम्मेदारी सरकार की और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक नेगेटिव मानसिकता से भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए, पक्ष का काम होता है काम करना, विपक्ष का काम होता है कि आपने ये काम किया ठीक है, लेकिन इसमें ये कमी है, इनको भी दूर करो। आप क्या इस बात से सहमत हैं कि बिल्डिंग खड़ी रहे, कॉलेज में एडमिशन होते रहे, पढ़ाने के लिए कोई मास्टर नहीं हो? सहमत है इस बात से आप? ये ठीक रहेगा? नहीं, अभी जैसे बाबा मोहनराम कॉलेज के वहाँ भी टीचर्स नहीं है, वहाँ भी प्रिंसिपल नहीं है, लंबे समय से सीट खाली है, तो वो भी एक सोचने वाली बात है काफ़ी। मैं एक कॉलेज का उदाहरण दिया है मैंने आपको, हर जगह ये स्थिति है। तो काहे की वाई काहे की पीठ थपथपा रही है सरकार अपनी? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा।
भाई पीठ थपथपाना इस बात के लिए ले रहे हो कि बिल्डिंग बना दी, तो इसके लिए तो पीठ पे लठ पड़ने चाहिए कि आपने हमारे बच्चों का भविष्य और ख़राब कर दिया, जहाँ पूरा स्टाफ है वहाँ तक नहीं जाने दिया, इस अभिलाषा में कि हमारा बच्चा नज़दीक अपने शहर अपने गांव में पढ़ ले। की बात करें, पिछली बार आपने यहाँ तहसील के सामने धरना प्रदर्शन, बहुत सारे ऐसे वाक्य सामने गिनाए कि उगाई चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है, भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पर। आपको क्या लगता है वास्तव में जो ये है हो रहा है क्या? देखिए, मेरे कहने से नहीं मानिए आप, मैं आपको बताता हूँ, टपुकड़ा से भिवाड़ी जितने टेम्पो चलते हैं, आप उनको इस कैमरे पे मत लेना और ये माइक मत दिखाना। एक दिन सफारी करो, आप 5-7 चक्कर लगाओ टपुकड़ा से भिवाड़ी, भिवाड़ी से टपुकड़ा, उन टेम्पो में उनसे पूछना उनसे कितनी मंथली ली जाती है। जितने ठेले वाले बाईपास पे जो टपुकड़ा का बस स्टैंड है, उनसे पूछना कि उनको ठेला लगाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं पुलिस को। इसके अलावा मैं आपको बड़े बड़े कांड गिनवाऊँ। चौपान की में एक फैक्ट्री है, उसमें चौपान की पुलिस ने जाके ताला खुलवा के मालिकों को बाहर निकाल के और गुंडों को अंदर घुसाया। जब विरोध हुआ, उसमें तो मैं खुद सामने था, विरोध हुआ तो बोले कि ना तुम्हारी ना तुम्हारी, हम तो 145 लगाएंगे, ताला लगा के पुलिस ने चाबी रख ली। ये कौन सी दादागिरी है? आप डॉक्यूमेंट्स देखो ना, किसके हैं, काबिज कौन है? आपकी पुलिस जाके बाहर नहीं, आज पुलिस आके अगर मुझे फोर्स लाके मुझे मेरे इस घर से बाहर निकाल दे तो मेरे पास ताकत थोड़ी है इतनी कि मैं लट से लड़ लूँ उससे। मैं निकलूंगा और पुलिस ताला लगा के चाबी दे दे आपको और बाद में कहेगी तो विवादित हो गया मामला, चाबी इसके पास है और कागज इसके पास है। ये एसपी कहता है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, पैसे ही तो नहीं लेता होगा, हो सकता है भूमाफिया के साथ मिला हुआ हो कि तुम कब्जे करो जमीनों पे, फैक्ट्रियों पे और उसमें हिस्सा मेरा दे दो, या ये भी नहीं होगा तो मैं तो ये मानता हूँ भ्रष्ट को पनाह देना भी भ्रष्टाचार है। टपुकड़ा में क्या हुआ, आपके टपुकड़ा एसएचओ रहे हैं, पहले क्या नाम था उनका, जो आजकल एसीपी लगे हुए हैं जयपुर में, नागोरा जी, सांवरमल नागोरा जी, उनके किसी रिलेटिव की ज़मीन थी टपुकड़ा में। वो 400 BC करके विधायक के परिवार में किसी मेंबर ने अपने नाम करा ली। मैं तो इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता, पर ये मैटर आपको नहीं पता है। 165 पन्नों की FIR दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ और कब्जा लेने भी चले गए। वो तो ठीक है, सामने वाली पार्टी भी मजबूत है, लेकिन एक बात बताइए कि जिसके नाम ज़मीन है वो आदमी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, रजिस्ट्री करके सीधे सब रजिस्ट्रार ने, क्योंकि MLA का भाई या चाचा खरीद रहा है, इसलिए सब रजिस्ट्रार ने अपनी आँख नाक कान सब बंद कर लिए। गांधी जी के 3 बंदर एक ही आदमी में घुस गए और कहा कि ला मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ, ले भाई। क्या चल रहा है इस तिजारा में? मतलब इसका मतलब आपको सीधा सीधा आरोप MLA पे लगाए जा रहे हैं कि सीधा से या तिजारा जो विधायक है उनके ऊपर पूरा से उसके ऊपर जा रहा है। देखिए, विधायक पे सिर्फ इतना आरोप है कि ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने शह दे रखी है, क्योंकि वो उनके लिए कहीं ना कहीं हित में काम कर रहे हैं। कौन से हित में काम कर रहे हैं? आर्थिक हित में कर रहे हैं या पॉलिटिकल हित में कर रहे हैं या किसी और हित में कर रहे हैं, वो तो वो जाने। लेकिन मेरा सीधा सीधा आरोप ब्यूरोक्रेसी पे है कि सब रजिस्ट्रार अगर उस रजिस्ट्री को मना कर देता कि ये गलत है तो सब रजिस्ट्रार चपरासी नहीं बन जाता। MLA उसका तबादला करा सकता था, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, तो वहाँ वो सब रजिस्ट्रार ही रहता, उसी रैंक पे रहता, पियोन नहीं बना सकता था उसको। लेकिन क्यों कि यहाँ पे चांदी की टकसाल बनी हुई है, यहाँ पे नोट छापने की मशीन लगा रखी है अफसर और दफ्तर में, तो यहाँ नोटों की कमी हो जाएगी, फिर तनख्वाह तो वहाँ भी उतनी मिलनी है। देखो, सरकारी नौकरी में आए हो तो पूरे राजस्थान में कहीं भी लगा सकती है सरकार आपको, लेकिन एक स्पेशल जगह ही रहना है तो उसके लिए आपको अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा, और आप कर रहे हो क्योंकि आपकी जेब गर्म हो रही है। ब्यूरोक्रेसी पे तो खुला इल्ज़ाम है मेरा, चाहे SDO रहे हो, चाहे SHO रहे हो, चाहे DSP रहा हो, ये हमारे अब DSP हैं, एडिशनल SP बैठे हैं, दोनों हेडक्वार्टर और फील्ड जो भी है, सब ने नोट छापने की मशीन लगा रखी है। SP कहता है मैं ईमानदार हूँ, उसकी नाक के नीचे सारे थाने भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी बीच में भ्रष्ट हैं, तो मैं कैसे मान लूँ? आप कैसे मान लोगे? बताओ, कैसे मान लोगे कि SP ईमानदार है? खुद पैसा ना लेना कोई ज़रूरी थोड़ी है भ्रष्टाचार की, वही डेफिनेशन है। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन तो ये है कि आपके नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप भी भ्रष्टाचारों की गिनती में शामिल हो। ये पहली बात तो आप ये तय मानिए कि तिजारा विधानसभा में चुनाव जो होगा वो एक तरफा होगा। और दूसरी बात ये कि मैं तो अशोक गहलोत जी से, भंवर जितेंद्र सिंह जी से, गोविंद सिंह डोटासरा जी से, राजेश पायलट जी से, भाजपा में होते हुए भी उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि आप हमारे सिटिंग विधायक
माननीय आदरणीय संदीप यादव जी को तिजारा से कांग्रेस की टिकट दें। देखिए, अगर कोई टक्कर दे सकता है कांग्रेस की टिकट पे भाजपा को, तो संदीप यादव जी ही दे सकते हैं। उनको तिजारा से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। उनकी टिकट अगर कटती है तो कांग्रेस स्टैंड नहीं करेगी कहीं भी। उनको टिकट मिलना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। और देखिए, उन्होंने बहुत विकास किया आपके कहने से, तो उस विकास को कसौटी पे परखा भी जाना चाहिए। ये एक मुझे बेनाम गुमनाम चिट्ठी मिली है जिसमें नगर पालिका का पूरा ब्यौरा है, तिजारा नगर पालिका का भ्रष्टाचार का, और इसमें नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। जिन जिन लोगों को ये भेजी गई है उन सब के नाम हैं। तो यहाँ तक का भय व्याप्त है लोगों में कि जो गलत काम हो रहा है उनके साथ, उसको वो ओपन आके उठा भी नहीं सकते। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। मतलब कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, चुपचाप घुटा बैठा है अपने घर में। वो इंतज़ार कर रहा है उस दिन का कि किस दिन वोट डालने का नंबर आएगा, क्योंकि जनता के पास तो वोट की चोट है। तो वो इंतज़ार कर, देखिए आप कितना घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग बाग, कि खुल के आके ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया नगर पालिका में। वो ये चाहते हैं कि कोई लड़ने वाला आदमी हो, कोई तो मेरे मुद्दे को उठाए। मेरे हाथ में कागज़ आ गया है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा भिवाड़ी में। अब थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर यादव, जिन्हें बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जो सिटिंग विधायक पर, और आने वाले 2023 में क्या रहेगा ये तो वक्त बताएगा। पल पल की अपडेट हम जो तिजारा विधानसभा की और राजस्थान की आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ जमशीद खान।